नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक का दूसरा दौर भी खत्म हो गया है। बैठक में सरकार और संगठन के बीच आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंथन हुआ। तिरंगा यात्रा से लेकर गुरु रविदास जयंती तक बीजेपी ने जिलेवार तैयारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी का फीडबैक लिया। यानी बीजेपी अब आगामी कार्यक्रमों के जरिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस भी संगठन विस्तार के जरिए बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। ऐसे में हरियाणा की सियासत में संगठन की मजबूती को लेकर दोनों दलों के बीच मुकाबला तेज होता दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। दूसरे दौर की बैठक में पार्टी के तमाम प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ 2024 विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए। बैठक का फोकस आने वाले बड़े कार्यक्रमों पर रहा। तिरंगा यात्रा को लेकर जिलेवार तैयारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी का फीडबैक लिया गया। सरकार और संगठन की कोशिश है कि तिरंगा यात्रा को सिर्फ पार्टी कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे जन भागीदारी का बड़ा अभियान बनाया जाए। वहीं गुरु रविदास जयंती को लेकर भी तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बीच वंदे मातरम को लेकर भी बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। आज समय समय पर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व भी है और माननीय सीएम साहब कार्यकर्ताओं की बैठक लेते रहते हैं। आज की बैठक में विशेष तौर से हमारे हाल ही के अंदर जो तिरंगा यात्रा हुई है उसको लेकर के और चर्चा हुई। पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी यात्रा निकाली गई और उसके साथ साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो 650वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और जो कलश यात्रा वाराणसी से लेकर के आए थे वो अभी जिले में मंडल वाइज और गांव स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। कुर्सी देने की बात कही जा रही थी, जो क्या किया जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय गीत के सम्मान में सावधान मुद्रा में खड़े होना चाहिए, उनमें से एक भी नहीं खड़ा था। ना राहुल गांधी जी खड़े थे, ना सोनिया गांधी जी खड़े थे, ना खड़गे जी खड़े थे। घूम फिर के ये बातें कर रहे थे, उधर वंदे मातरम चल रहा था। इससे ज्यादा अपमान तो हो नहीं सकता वंदे मातरम। वहीं हरियाणा में अपनी खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस भी अपने संगठन की मजबूती को लेकर सक्रिय है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस का जब संगठन नहीं था तो भी चुनाव जीत रही थी। अब संगठन बन चुका है। हर 20 बूथों पर मंडल बनाया जाएगा। बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। वहीं बीजेपी के आरोपों पर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि तिरंगे के सम्मान की बात कम से कम भाजपा वाले ना करें। देश में केवल कांग्रेस ने ही संविधान और तिरंगे का सम्मान किया है। हम हरियाणा के हर क्षेत्र में जाने का मौका मिला है और देश के लोग, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, कर्मचारी सब भाई दुखी हैं, दलित भाई दुखी हैं, सब परिवर्तन चाहते हैं। मैं लोगों के विश्वास के ऊपर कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो चुनाव का मौका आएगा, हरियाणा में 70 से अधिक सीटें लेकर कांग्रेस राज बनाएगी। लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से। बिना संगठन के भी कांग्रेस ने चुनाव जीत रही थी, लेकिन अब तो 12 साल बाद संगठन बना है। हमारे जिला अध्यक्ष बने, दोनों आपके सामने बैठे हैं और ब्लॉक अध्यक्ष बन चुके हैं, कार्यकारिणी बन गई है। अब हमारा अगला स्टेप होगा, मंडल बनाएंगे हर 20 बूथ के ऊपर, फिर हम गांव में गांव कमेटी बनाएंगे, शहर में वार्ड कमेटी बनेगी और उसके बाद में बूथ लेवल पे मजबूत कमेटी बनाई जाएगी। आप जानते हैं, अगर इस देश के अंदर किसी ने संविधान का और किसी ने तिरंगे का सम्मान किया तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। महात्मा गांधी जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी शहादत दिए देश के लिए। तो इसलिए कांग्रेस के लोगों कम से कम भाजपा में कोई पाठ ना पढ़ाए। हमें खुद पता है, हम बहुत सम्मान करते हैं, सम्मान करेंगे। कुल मिलाकर हरियाणा में राजनीतिक दल अपने अपने संगठन मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। चंडीगढ़ की बैठक से बीजेपी का फोकस साफ है। सरकार की योजनाएं, संगठन की ताकत और जनता से सीधा संवाद। विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि बैठकों में बने प्लान को जमीन पर उतारने के प्रयास कितने सफल होते हैं और इन कार्यक्रमों के जरिए संगठन जनता तक अपनी पहुंच को कितना मजबूत कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आगे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी जुड़ेंगे, इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी आगे जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी आगे जुड़ेंगे। शुरुआत संदीप जी आपके साथ कर रही हूं। संगठन की मजबूती पर फोकस है, जोर शोर से तैयारियां की जा रही है और बूथ स्तर पर भी जो फोकस है हमको नजर आ रहा है। क्या कुछ तैयारी है? और कांग्रेस की जो तैयारियां चल रही हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे, बार बार यही दावा कि हम जीतने जा रहे हैं अगला चुनाव। कैसे देखते हैं उनकी तैयारियों को? आपकी क्या तैयारी है आने वाले समय के लिए, बताइएगा सर। जी नमस्कार मुस्कान जी, आपको जी। आपके सभी दर्शकों को। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुस्कान जी 365 दिन 24 घंटे हमेशा अपने संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए सदैव समर्पित रहता है। और किस प्रकार से संगठन के विचार को प्रदेश के जन जन तक पहुंचाया जाए और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको प्रदेश के जन जन तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, इसकी चिंता और चिंतन सदैव करता रहता है। उसी कड़ी में संगठन और सरकार दोनों मिलकर अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। आज की जो चंडीगढ़ में बैठक हुई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं और संगठन के हमारे लोग सभी ने मिलके जो पिछले महीने जो संगठन की तरफ से जो कार्यक्रम चले थे, 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश भर में चलाई गई और प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने किया। तो उस तिरंगा यात्रा की समीक्षा, इसके साथ साथ ये जो वर्ष है जिसको हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो जयंती है उसको हम प्रकाश पर्व के रूप में हम जो मना रहे हैं और एक समरसता संकल्प अभियान हम लेके चले कि वाराणसी की जहां पे उनका जन्म हुआ था वहां की जो पवित्र मिट्टी है वो 131 कलश में लेके और देश के कोने कोने में भेजी गई। और उसी कड़ी में हरियाणा में भी वो जो पवित्र मिट्टी है, वो पावन मिट्टी है, वो हरियाणा में आई। और हरियाणा में माने मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अर्चना गुप्ता जी, हाँ, दोनों के नेतृत्व में हमारे जो संगठनात्मक दृष्टि से 27 जिले हैं, उन सभी 27 जिलों में वो कलश यात्रा भेजी गई। और अब वो पवित्र मिट्टी, वो पावन मिट्टी किस प्रकार से हमारे गांव गांव तक पहुंचे, वो समरसता का संदेश लेके पार्टी का हमारा कार्यकर्ता गांव गांव तक पहुंचे, उसको लेके भी समीक्षा हुई है। इसके साथ साथ अभी आने वाले समय में 17 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्मदिन है, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तो सेवा पखवाड़ा हमेशा चलता है। समाज के लिए पार्टी के द्वारा अलग अलग आयोजन किए जाते हैं, जिसमें एक पेड़ मां के नाम भी है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते हैं, स्वच्छता के अभियान भी चलाए जाते हैं और बहुत सारे आयोजन पार्टी के द्वारा किए जाते हैं। और इस बार तो एक और विशेष खासियत भी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष उनको हो जाएंगे। तो ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस परिवेश से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, कि जिनके परिवार में कभी किसी ने राजनीति में कभी कोई कदम ही नहीं रखा, एक ऐसे परिवार की पृष्ठभूमि से लेके और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में, आज जब उनको 12 साल उन्होंने गुजरात के मुख्य सेवक के रूप में और अब 13 साल के आसपास देश के प्रधान सेवक के रूप में उनको सार्वजनिक जीवन के जो 25 वर्ष वो पूरे करेंगे, वो एक बहुत बड़ा उत्सव है सभी कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए। उनका पूरा जीवन वो बहुत प्रेरणादायक है, उससे कार्यकर्ता क्या क्या सीख सकते हैं। तो इन सभी चीजों को लेके बड़े विस्तार से चर्चा हुई है और पीछे जो कार्यक्रम हुए उनकी समीक्षा हुई है, आगे जो कार्यक्रम होने उनकी तैयारियों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है,
मैं लौटूंगी आपके तो पास मुख्य संदीप यही जी। है। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखबीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सुखबीर जी, एक लंबी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के पास। पिछले कार्यक्रम क्या हुए हैं, उनकी समीक्षा वो लोग कर रहे हैं। अगले कार्यक्रम क्या होने हैं, उसके लिए भी तैयारी अभी से उन्होंने शुरू कर दी है। इस बीच वंदे मातरम को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कांग्रेस को घेर रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। आपका क्या कुछ जवाब है? क्योंकि राव नरेंद्र को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि हमारी भी भरपूर तैयारी है। तो बताइए सर, आपकी क्या तैयारी है? जो आरोप है उन पर जवाब क्या रहेगा? देखिए मुस्कान जी, सर्वप्रथम विषय ये है कि किसी भी राजनीतिक दल में संगठन की बैठक नितांत आंतरिक विषय है, लेकिन हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जिस प्रकार से विगत माह के दौरान जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां और आंतरिक विद्रोह सामने आया है, उसके जो मैं विषय आपके समक्ष रखूं, जैसे हरियाणा प्रदेश के जागरूक लोग जानते हैं, बावल में माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब का कार्यक्रम था। लेकिन जिस प्रकार से उस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और स्थानीय विधायक, जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, चेयरमैन जिला परिषद, चेयरमैन नगर परिषद और नगर पालिका, ज्यादातर मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित अनुशासन कार्यकर्ता लगभग नदारद थे। और अभी विगत 14 अगस्त को गुड़गांव में जो कार्यक्रम हुआ विभाजन विभीषिका दिवस के दौरान, वैसे तो ये सच्चे इतिहास में दर्ज है कि जो विभाजन की पटकथा लिखने वाले जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उस वक्त हिंदू महासभा के गोलवलकर और सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये छिपा हुआ नहीं है किस प्रकार से तीनों शख्सियत ने अपने समय में ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश हुकूमत की सहायता करी, स्वतंत्रता आंदोलन का निरंतर विरोध किया। भारतीय और जिस तरह से जब देश आजाद हुआ तो भारत विश्व हिंदू परिषद, आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ और उस वक्त जो भी इनके अंग थे, उन सब ने जिस तरह से संविधान की मुखालफत करी, राष्ट्रीय झंडे की मुखालफत करी और इन्होंने, देखिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से 52-53 साल इन्होंने नागपुर में अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लगाया और वंदे मातरम का भी अभी आप विषय उठा रहे थे, जिस प्रकार से वंदे मातरम एक आवाज बन चुका था स्वतंत्रता संग्राम की, और उस वक्त वंदे मातरम गाने वालों पर किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत की यातनाएं थी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उस समय उसमें कोई इतिहास दर्ज नहीं है, ये आज उस इतिहास में अपना नाम लिखवाने का, उसमें दर्ज करवाने का बेजा प्रयास करने सफल नहीं होंगे। लेकिन खैर, जो विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर जिस तरह से राजनीति हुई और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में राव इंद्रजीत सिंह जी ने जिस तरह से सबके सामने पूरा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, जो धज्जियां जो तार इनका सारा सिस्टम उससे हुआ है, ये उससे उबर नहीं पाए हैं। ये जो मर्जी सेक्सी बगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, उससे तो यही कहावत से इंकार होती है, मर्द भड़का गया यूं दवा की। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय प्रतीक है वंदे मातरम और तिरंगा, उनका जिस तरह से विरोध इनका बीच में रहा है, उसके दृष्टिगत मैं कह सकता हूँ कि अब ये स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना बिना किसी भूमिका के नाम लिखवाने का प्रयास करें। ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मैराथन बैठ के कर रही है सर, अब संगठन की मजबूती पर फोकस बताया जा रहा है कि और भी तेज हो गया है। कांग्रेस भी काफी सक्रिय है सर, आपकी क्या कुछ तैयारी है? संगठन मजबूती पर हर राजनीतिक दल हरियाणा में अब काम कर रहा है। ओमकार जी, मुस्कान जी, देखिए ये उसका आंतरिक मामला बीजेपी का, लेकिन मैं कहता हूँ बीजेपी का नाम बदल देना चाहिए, इसका नाम मैनेजमेंट पार्टी रख देना चाहिए।
और ये ध्यान भटकाओ पार्टी है और कुछ नहीं। आप देखिए पिछले एक हफ्ते का सिनेरियो देख लीजिए। अर्चना गुप्ता ने क्या बोला, पिछले एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अर्चना गुप्ता ने बोला एक विशेष वर्ग के कुर्ते पजामे खूंटे पर टांग दिए। वो विशेष वर्ग किसको कह रहे हैं? जाट समुदाय को कह रहे हैं। दूसरा, अंबाला में जिस तरह से सिख समुदाय पर लाठीचार्ज हुआ, ये सरकार का फेलियर है। तीसरा, हांसी में लाठीचार्ज हुआ 15 अगस्त वाले दिन, ये सरकार का फेलियर है। अब इस फेलियर से उभरने के लिए, क्योंकि इनको पता लग गया इनके हालात इस वक्त बहुत माड़े हैं प्रदेश में और देश में, अब ये अपने आप को संगठित दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपने पूछा हमारा क्या प्रोग्राम है। चौधरी अभय सिंह चौटाला हर दिन 3-3 हलकों की मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि हमारा 27 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस समारोह जो नू में मनाया जाना है, इस बार 3-3 बैठकें हर हलके की ले रहे हैं। आज अम्बाला छावनी, नारायणगढ़ और पंचकुला की बैठक थी। ये बैठकें ये शो कर रही हैं। आप एक बैठक की किसी की कम से कमजोर हल्के की बैठक देख लो, हजारों लोग आ रहे हैं। ये बैठकें शो कर रही हैं कि प्रदेश की जनता अब बीजेपी से विमुख हो चुकी है। और कांग्रेस से मोह भंग इसलिए हो गया क्योंकि 2024 में कांग्रेस की सरकार आनी थी, सत्ता के हकदार कांग्रेस थी, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत थी। अगर मिली भगत ना होती, राज्यसभा के चुनाव में 37 विधायक थे कांग्रेस के, 28 वोट आई, और जबकि इंचार्ज कौन थे? भूपिंदर सिंह हुड्डा। इंचार्ज कौन थे वहां पे, एजेंट कौन थे? वो भी भूपिंदर सिंह हुड्डा। तो कैसे 9 वोट बिक गई, कैसे मैनेज हो गई 9 वोट? ये इनकी मिली भगत के बगैर हो नहीं सकती। आज अगर संगठन की बात करें, बीजेपी में भी गुटबाजी है। आप देखिए अनिल विज क्या बोलता है। अनिल विज बोलता है कि मेरे अंबाला कैंट की फ्री होल्ड पॉलिसी बनाने के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस में लिया गया। दूसरी तरफ कभी रेखा शर्मा जी कुलदीप बिश्नोई के बारे में, उसके पिताजी के बारे में बयानबाजी करते हैं, कभी अर्चना गुप्ता जी बयानबाजी करते हैं। ये बयानवीर बन के रह गए हैं। अब इनके पहले कुछ नहीं। आप देखना आने वाले समय में ये 2 से शुरू हुए थे। 2009 में इनकी 2 सीट थी, वापस 2 पे आके रुकेंगे। ठीक है राजेंद्र जादौन जी, क्योंकि अब संगठन विस्तार पर हम देख रहे हैं बीजेपी का भी कांग्रेस का भी फोकस है, ऐसे में वंदे मातरम के मुद्दे पर भी काफी राजनीति गरमाई हुई है सर, लेकिन जो बैठकें होती हैं संगठन से जुड़ी हुई, उसके प्लान को जमीन पर उतारना क्या मुश्किल होता है? और क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है, संवाद का मुद्दा है, सफल हो पाएगी बीजेपी? आपको लगता है कि ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है? नहीं, बैठकें उन्होंने की है। मुझे तो लगता है कि उसमें पंजाब से जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग, वो मौजूद थे आज की बैठक में जी। तो वो स्पष्ट संकेत है कि पंजाब का चुनाव कैसे जीतना है, इस पर मंथन हुआ। अब गुरु रविदास जयंती मनानी है और तमाम प्रोग्राम, उसके लिए तो अर्चना जी का नेतृत्व भी बहुत है। वो तमाम संगठन, उनकी पूरी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है और पार्टी की सारी जिला इकाइयां, बूथ इकाइयां, शक्ति केंद्र और ये तमाम केंद्र उनके पर्याप्त है इन जयंतियों को मनाने के लिए। या वो मिट्टी आई है, पवित्र मिट्टी, उसके जो है उसके कलश जो है उनकी परिक्रमा के लिए, इन सब कार्यक्रमों के लिए तो संगठन ही बहुत है। मुख्यमंत्री जी को क्यों जरूरत पड़ी? मुख्यमंत्री जी को इसलिए जरूरत पड़ी कि वो पंजाब चुनाव के प्रभारी भी अघोषित रूप से, वो लगातार वो लगे हुए हैं, वो यात्राएं कर रहे हैं। और वो जो है अगर उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव और जो पंजाब से संबंध रखते हैं तरुण को बुलाया आज की बैठक में, तो ये स्पष्ट संकेत है। बाकी तो ये साधारण खबर है। मुझे लगता है कि इस पर तो कोई चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो घोषित कार्यक्रम होते हैं कि वो रविशंकर जयंती, गुरु रविदास जयंती मनाई जाएगी और पवित्र मिट्टी के वो जो कलश हैं उनकी परिक्रमा कराई जाएगी और पार्टी के जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना, वो तो संगठन करता है। मुख्यमंत्री जी को तो ये बैठक इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो पंजाब में यैन कैन प्रकारेण बाई हुक एंड बाई क्रुक वो जीतना चाहते हैं पंजाब का चुनाव, वह सरकार बनाना चाहते हैं। ये है खबर प्रदेश की जनता के लिए। और इसके अलावा कुछ नेगेटिव घटनाएं भी हो गई है, जैसे कि वो विभाजन विभीषिका दिवस में राव इंद्रजीत सिंह जी ने हमला कर दिया कि पंजाबी लॉबी इस तरह से हावी है कि वो हरियाणवियों को, स्थानीय नेताओं की उपेक्षा कर रही है। और वो नितिन नवीन जी, भला हो आपका कि मुझे बुला लिया गया, नहीं तो मेरा तो नाम ही नहीं था।
तो ये सब वो बातें जो है, ये जो घटनाएं हो रही है, ये बिल्कुल विभाजनकारी घटना है। जी। मुझे लगता है कभी कोई कुर्ता एक विशेष वर्ग का टांग दिया गया, ये बयान भी जो है इससे बड़ा संदेह पैदा होता है कि किसके बारे में क्या कहा गया। तो वातावरण कुछ इस तरह का बन रहा है, तो थोड़ी सी नकारात्मकता पैदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अब तक जिस तरह से चल रही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो सब मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो मूल मंत्र जो है भंग होने जा रहा है। उसको भंग होने से बचाने के लिए ही मुझे लगता है कि बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री जी वो जब गए, वो कृषि संबंधी कार्यक्रम था जिसमें शिवराज सिंह जी चौहान आए थे, उसमें कई प्रमुख निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति, तो ये भी मायना रखता है कि क्यों किस तरह से हो रहा है। राव इंद्रजीत सिंह जी को इस तरह से खुल के कहना पड़ा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पूरी तरह से, तो ये क्या क्या ये संदेश देता है कि पार्टी में बहुत तेजी से गुटबाजी बढ़ रही है। अनिल विज जी कह रहे हैं कि मुझे क्या है सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ता, वो फ्री होल्ड पॉलिसी पर जो है मुझसे राय नहीं ली गई। तो ये सब बातें हैं और भी कई। वो दक्षिण हरियाणा में तो पहले ही चलता रहा, पहले भी राव इंद्रजीत सिंह जी कहते रहे कि हमने सरकार बनवा दी, दक्षिण हरियाणा से हमने विधायक जिता कर दिए इसलिए सरकार बन गई। तो ये बिखराव है। अब आप एक तरफ से जो है पार्टी की पुरानी कल्चर को छोड़ के अंधाधुंध तरीके से नेताओं की भर्ती कर रहे हो, तो फिर तो यही आएगा धीरे धीरे परिणाम, क्योंकि मिक्स कल्चर हो गई। दो धाराएं मिल गई, कोई गर्म धारा, कोई ठंडी धारा, कोई मटमेली, कोई साफ, मिलके क्या हुआ, एक अलग तरह का वो माहौल बन गया। कोई धारा ही नहीं दिखाई देती कि आखिर में ये सब कुछ क्या है, पार्टी किस दिशा में जाना चाहती है, ये साफ स्पष्ट हो गया बहुत बुरी तरह से। तो इसके लिए जो है मुझे लगता है कि यही मंथन करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत है ये कार्यक्रमों के लिए तो। और मुझे लगता है कि उनको ये चिंता होगी, या फिर ये भी है कि भाई सरकार के वो निवेश के लिए हैपनिंग हरियाणा भी करने जा रहे हैं मुंबई में, तो उसको लेकर भी हो सकता है चर्चा हो। तो बड़ी बड़ी योजनाओं पर बड़ी योजनाएं और जो नेगेटिव नकारात्मकताएं जो पैदा होती जा रही है उनको लेकर ही मुझे लगता है कि मंथन होगा। बाकी तो ये साधारण सी बातें हैं कि ये कार्यक्रम हुआ, ये हुआ, सरकार का कामकाज तो इतने मंत्री बैठे हुए, इतने विधायक है और अनावश्यक फौज है वो इस चीज की, ये फलाने सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी, फलाने सेक्रेटरी, जिनको कहीं वो प्रोफेशनली नहीं है, लेकिन वो मोटी मोटी वेतन लेके बैठे हुए आराम से, ना तो उनकी कोई पॉलिटिकल अप्रोच है, ना उनका कोई राजनीतिक प्रभाव है, कोई किसी दल से दल बदल करके आ गया, वो इनाम पा गया, वो मजे कर रहा है। तो ये जो है जनता का पैसा है, आपको खर्च करने में मजा आ रहा है, जरा देखिए कि जनता का पैसा आप कैसे खर्च कर रहे हैं। तो बातें ऊंची ऊंची, उसने ये किया, उस पार्टी के सरकार में ये था, वो था, आप क्या कर रहे हैं। नहीं जादौन जी, इस मीटिंग से एक प्रमुख मुद्दा ये भी आया, देशभक्ति का मुद्दा। एक होड़ जो ली है कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है, क्योंकि तिरंगा यात्रा का फीडबैक इस मीटिंग में लिया गया है बीजेपी की तरफ से, और जो नेताओं के बयान आए हैं वो हम सुनते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को घेरा जा रहा है, जिस तरह से जो असहजता का वीडियो आया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का स्वतंत्रता दिवस के दिन का, उसको लेकर अब घेरा जा रहा है। देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है बीजेपी। जादौन जी, नहीं, तिरंगा यात्रा तो पहले भी निकलती रही और जो है 150 वर्ष हो गए उसके वंदे मातरम के, तो पहले भी जो है आयोजन होते रहे हैं। अब ठीक है कि वो उन्होंने पकड़ लिया, पता नहीं वो क्या हुआ है कि वो जो है कांग्रेस मुख्यालय पर जो ये वंदे मातरम गायन हो रहा था, तो शायद सोनिया जी ने कोई इशारा कर दिया कि रोक दिया, या क्या किस तरह का हुआ है, उसमें मुकदमे भी दर्ज हो गए, वो एक कर्नाटक में हो गया, उधर हो गया। तो ये अब ये घेरने का एक तरीका है उनके पास जी। चलो वो ये ठीक है कि कांग्रेस को किसी तरह से राष्ट्र विरोधी साबित कर देना है, और ये जो है सबसे ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो ये करते रहिए, लेकिन आप जो है और विकास में और चीजों में भी ध्यान रखिए, समाज को एकजुटता का भी ध्यान रखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का भी ध्यान रखिए। जो आपका मूल मंत्र है वो भंग हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अपने मूल मंत्र पर संदीप जी पार्टी काम कर रही है, क्योंकि बिखराव को लेकर भी अब लगातार सवाल किए जा रहे हैं। जो कुछ हुआ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर, वो बार बार अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है, और आरोप यही है कि भाई आपकी पार्टी में भी बिखराव है और आप अपनी पार्टी को तो देखते नहीं है और कांग्रेस पर आरोप लगाने लग जाते हैं। संदीप जी। काम जी, जैसे आपने शुरू में सवाल किया था, मैंने जो पार्टी में आज की बैठक हुई उसके ऊपर पूरी चर्चा की और उसी के ऊपर बताया, और हमने उम्मीद की थी कि इनेलो और कांग्रेस पार्टी भी जो इनकी संगठनात्मक गतिविधियां है शायद उनकी चर्चा करेंगी।
लेकिन वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहां पे संगठन नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब जो इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, मैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ही और कांग्रेस के नेताओं पर की गई टीका टिप्पणियां मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी तक मैंने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ा था। अब मैं आपको बताता हूं, रेवाड़ी से कांग्रेस के मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरियां निकली थी, उन नौकरियों में 60% हिस्सा था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पास रख लिया, 20 से 25% हिस्सा था वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने पास रख लिया, मेरे हिस्से मात्र 2 से 3% नौकरी आई। किस प्रकार से नौकरियों की बंदरबाट थी वो कैप्टन अजय यादव ने खुद आरोप लगा के मीडिया के सामने बताया था। विगत जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस की धज्जियां उड़ी, कितना इनका संगठन मजबूत था, उसकी पोल खुली, वो हरियाणा की जनता ने भली भांति देखा। और उस राज्यसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं कुलदीप वत्स, उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी लोगों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में बेईमान लोग भरे पड़े हैं, यहाँ पे वफादारों की कदर नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता की कांग्रेस पार्टी के ऊपर टिप्पणी थी। इसके बाद में चौधरी ब्रजेंद्र, इन्होंने यात्रा निकाली थी, सद्भाव यात्रा। उस सद्भाव यात्रा को लेके लीडर ऑफ अपोजिशन हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या स्टेटमेंट दी थी? राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है। उस यात्रा में जब राहुल गांधी आए, उसके बाद उन्होंने फोटो वीडियो डालनी शुरू की। उसके बाद आप देखिए, महेंद्रगढ़ से जहां से इनके प्रदेश के अध्यक्ष आते हैं, जो हार की हैट्रिक लगा चुके हैं, 2014 का विधानसभा चुनाव आ रहे, 2019 का विधानसभा चुनाव आ रहे, 2024 का विधानसभा चुनाव आ रहे, वहीं पे जो महेंद्रगढ़ से पहले के विधायक इनके रावदान सिंह रहे हैं, उनकी आपस में कितनी मीठी मीठी बोलचाल है, वो हरियाणा की जनता से छिपा हुआ नहीं है। बात तो यही है ना संदीप जी, तो सब जानते हैं कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है, हरियाणा कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है सालों से, सब देखते हैं। संदीप जी, क्या वही स्थिति बीजेपी में तो नहीं बन रही? संदीप जी, क्या वही स्थिति बीजेपी में तो नहीं बन रही? ये ऐड कर लीजिए संदीप जी। भारतीय जनता पार्टी में जो जो चीजें हुई है मैंने आपको बताया, तिरंगा यात्रा की उसकी समीक्षा हुई, सामाजिक समरसता संकल्प अभियान जो हमारा चला उसके ऊपर मैंने चर्चा की, हमारा जो सेवा पखवाड़ा चलेगा मैंने उसके ऊपर चर्चा की। पार्टी का संगठन मजबूत है सर, प्रवक्ता पार्टी का संगठन मजबूत है। रखी। इसके बाद आप देखिए, स्वतंत्रता दिवस के उस पावन पर्व पर जिसकी देश की आजादी के सपने हमारे देश के लाखों देशवासियों ने देखे थे, और जब वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ, किस प्रकार से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया, वो चलचित्र पूरे हिंदुस्तान ने देखे हैं। आप देखे, सेना का मनोबल तोड़ने का काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे, सेना का मन करने का काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे। इसके बाद कश्मीर में किस प्रकार से धारा 370 लगाई गई थी, किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान लेके चलने वाले ये लोग, और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनको अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है। ठीक है। इसके बाद इनेलो पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ बातें बोली, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में बोला। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि विशेष वर्ग से उनका क्या आशय है, लेकिन प्रदेश को जातिवाद के जहर में डुबोने वाली ये पार्टियां, जातिवाद के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली ये पार्टियां, हमेशा जाति की आड़ में राजनीति करने वाली ये पार्टियां, जिन लोगों ने हरियाणा में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया था, उस विशेष वर्ग को लेकर जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने टिप्पणी की, तो ये प्रदेश में जातीय जहर घोलने का काम ये लोग करने लगे। प्रदेश को किस प्रकार से जातिवाद में धकेला जाए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में बोलने का काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपनी पारदर्शी नीतियों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को 2 लाख से ज्यादा आज नौकरी दे चुकी है। इनके समय में किस प्रकार से नौकरी की बंदरबाट होती थी,
वो हरियाणा के युवाओं ने भली भांति देखा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जो इनके फरीदाबाद से प्रत्याशी थे नीरज शर्मा, उन्होंने क्या कहा था कि हुड्डा साहब से हमारी बात हो गई है, 2 लाख नौकरियां निकलेंगी, एक विधानसभा में 2000 नौकरियां इससे आएंगी, तुम एक नौकरी मैं तुमको एक नौकरी दूंगा, 50 वोट मेरे को देना। आप देखिए किस प्रकार से नौकरियों की बंदरबाट करने वाले लोग थे। ठीक है। यही हाल शमशेर गोगी ने कहा था कि सबसे पहले अपना भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर अपने यारों प्यारों का भरेंगे, और उसके बाद अगर कुछ बचा खुचा होगा तो फिर देखा जाएगा। चलिए ठीक ये है। स्टेटमेंट कुलदीप शर्मा की थी। तो नौकरियों में किस प्रकार की बंदरबाट थी, अगर उसके ऊपर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विशेष वर्ग का नाम लेके टिप्पणी की, तो ये उसी चीज को जातीय जहर घोलने का काम ये लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब से हरियाणा में आई है जी, हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव को लेके चले हैं। ठीक है। किस प्रकार से हरियाणा में सामाजिक समरसता बनी रहे उसको लेके हम चले हैं। किस प्रकार से हरियाणा का ताना बाना मजबूत रहे उसको लेके हमारी पार्टी काम करती है। तो आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि विपक्ष के लोग अपने संगठन के ऊपर ध्यान दे, अपने संगठन के विस्तार के ऊपर ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने संगठन की विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाता है, और हमारा एक एक कार्यकर्ता सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच में जाता है। और यही कारण है कि तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। ये इनेलो के प्रवक्ता एक बात बोल रहे थे कि कांग्रेस सही से चुनाव नहीं लड़ी इसलिए बीजेपी की सरकार आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा संगठन पन्ना प्रमुख तक निचले स्तर तक फैला हुआ है। सरकार की एक एक जन कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता के बीच में लेके जाते हैं, जनता को बताते हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किया है, तब जाके हमारी सरकार आई है। संदीप जी, देखिए पहले विकास का क्या ठीक है। मोटिव था। संदीप जी, आपने हर पॉइंट क्लियर कर दिया मेरे ख्याल से, लेकिन जो सवाल था मेरा, क्या पार्टी में बिखराव है? क्योंकि अनुशासन की बात आपकी पार्टी करती है, अनुशासन के लिए जानी भी जाती है बीजेपी, और इसी का दम आप लोग भरते हैं। लेकिन अगर हरियाणा में सार्वजनिक मंचों पर इस तरह से आपके नेता ये कहेंगे कि हमें न्योता नहीं दिया जाता, निमंत्रण नहीं दिया जाता, अहिरवाल क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, सवाल तो सर पूछे जाएंगे। संगठन की मजबूती को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं संदीप जी। अब का स्वागत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, हमारी एकजुटता, वो पूरे हरियाणा की जनता को पता है। ये किसी से छिपाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता दूसरे नेता का किस प्रकार से आदर सम्मान करता है, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये तो जब कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई थी, आप देखिए इनके प्रभारी मीटिंग लेने आए थे, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था रणदीप सुरजेवाला को कि मेरा साथ दो, और फिर देख धमाका देखो, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा था कि मैंने आपका साथ बहुत दे लिया, अब आप साथ मेरा। सबने सुना सर, क्या बयान सामने आए थे उस मीटिंग में, सबने सुना। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अब तंवर जी, कई गंभीर आरोप लगाए हैं तंवर जी। एक एक कार्यकर्ता ठीक है, अनुशासन के दायरे में रह के कार्य करता है। और जिस वक्तव्य की आप बात कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय राव इंद्रजीत सिंह हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार से सांसद हैं, और 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री का दायित्व वो संभाल रहे हैं। उनको इनविटेशन भी दिया गया था, वो इनविटेशन भी सोशल मीडिया पे है। तो ये इधर उधर की बातें न करके कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी अपने गिरेबान में जाके, और जो इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, राव इंद्रजीत जी को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। तंवर जी, आप मुद्दा बना रहे हैं, सुखबीर जी ऊपर ध्यान देंगे तो कांग्रेस पार्टी। ठीक है संदीप जी, आऊंगी, वापस लौटूंगी आपके पास। तंवर जी बोलिए। देखिए मुस्कान जी, ना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने इंद्रजीत जी के निमंत्रण के बारे में बात कही, ना दूसरे प्रतिपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल ने कोई बात कही। निश्चित तौर पर ये माननीय राव इंद्रजीत सिंह का खुद का बयान है। अब ये लीपापोती कर रहे तो करते रहे। और अनुशासन की दूसरी एक और कलई में खोल दूं, नगर निगम गुड़गांव के चुनाव हुए 1.5 साल हो गया, लेकिन आज तक भी जिस प्रकार से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है, वो अपने आप में इनके अनुशासन का जीता जागता निकृष्टतम उदाहरण है। और मैं क्योंकि सारी बातें बता चुका हूँ, फिर अब जो हरियाणा प्रदेश के जो विषय हैं उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था है,
गुड़गांव में निरंतर गोलाबारी और रंगदारी के जो विषय चल रहे हैं और हांसी में जिस प्रकार का विषय आया, 14 दिन से एक शव पड़ा है अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में, और माननीय मुख्यमंत्री बजाय उस परिवार को न्याय देने के किस प्रकार से किसानों पे और मांग करने वालों पे लाठी चलवाते हैं और फिर जेल में भेजते हैं, और पूरे प्रदेश में जिस तरह से रंगदारी का धंधा फल फूल रहा है, नशा तस्करी चरम पे है और पूरा प्रदेश जंगल राज की स्थितियों की तरफ निरंतर बढ़ रहा है। इसके अलावा आज विषय ये भी है कि जो हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का विषय आया, अभी जिस तरह से बात कर रहे थे संदीप भाई, ये हरियाणा प्रदेश का जन जन जानता है। हरियाणा प्रदेश में विगत के 12 वर्ष के कुशासन में किस प्रकार से जातीय जहर किन किन लोगों के द्वारा घोला गया, और अब तो कमाल की बात है, इनकी खुद की प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार के जहरीले वक्तव्य निरंतर मीडिया में दे रही है। निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं इनके चाल चरित्र चेहरे को इंगित करता है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नारों से नहीं अपितु दैनिक जीवन में सम्मान करने से आता है। जिस तरह से संविधान का स्पष्ट उल्लंघन हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, जिस मंच और मैदान का उपयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किया गया, किस प्रकार से वहां उस मंच और मैदान का शुद्धिकरण करने का जो इन्होंने गैर जेपी नड्डा जी ने दुख जताया है सर, तंवर जी, जेपी नड्डा जी ने दुख जताया, उस पर निंदा की है इस घटना की। तंवर जी, वो आपने सुना जेपी नड्डा जी ने जो दुख जताया था, निंदा की थी इस घटना की कि नहीं होना चाहिए था, दुखद था। इन लोगों ने ये कृत्य किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, इसके अलावा जिस तरह से मीटिंग और रविदास जी की बात कर रहे थे, जिस तरह से आगामी विधानसभा के चुनाव में पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि संत रविदास का के बहुत बड़े अनुयायी हैं, और उन सबको लुभाने के लिए पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में ये रविदास के नाम पे अनुसूचित जाति के लोगों को बहकाना और बरगलाना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के हकों पे, खास तौर पे हरियाणा प्रदेश में जो डाका डाला गया है, हरियाणा प्रदेश का अनुसूचित जाति समाज पूर्णतः इनकी आपराधिक गतिविधियों से अवगत है, किस प्रकार से रोजगार में जिस तरह का हशर इन्होंने किया है। इसके अलावा आज हरियाणा प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का विषय है। निसंदेह शिक्षा में जिस प्रकार से स्कूलों के हालात हरियाणा प्रदेश में छिपे हुए नहीं है, बीच बीच में रिपोर्ट आती रहती है, और स्वास्थ्य विभाग को आज स्वयं स्वास्थ्य विभाग बीमार है। हरियाणा प्रदेश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला गुरुग्राम आपके बिल्कुल 100 मीटर के दायरे में जो अस्पताल तोड़ के 10 वर्ष से पार्किंग बनाता है, ये स्वास्थ्य विभाग का हाल है। ठीक है। इसके अलावा ये HKRN जो कृषि बढ़ाते हैं, इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद HKRN के माध्यम से हो रहा है। और इसी कड़ी में समस्त हरियाणा प्रदेश के युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आगामी 19 तारीख को हरियाणा कौशल निगम के जो दफ्तर है इनका पंचकुला में, उस पर धरना देंगे। इसके अलावा आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो छद्म राष्ट्रवाद इन्होंने इस देश प्रदेश में फैलाया है और छद्म हिंदुत्व को जगाया है, जिस प्रकार से राम मंदिर में डकैती करने वाले और आज यहाँ हमें बैठ के पाठ पढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, सेना के सम्मान की बात करते हैं, जिस प्रकार से सेना के स्थायी रोजगार जो करीब 70-80 हजार आजादी से पहले, आजादी के बाद निरंतर प्रतिवर्ष मिलता था, किस प्रकार से इसको समेट के 4 वर्ष कर दिया और उसमें मैक्सिमम 10-12 हजार का विषय इन्होंने बना दिया। निश्चित तौर पे आज हर वर्ग पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने निरंतर कुठाराघात किया है, और हम इनकी एक एक बेकायदगी को, एक एक कुठाराघात को जनता के बीच में निरंतर लेके जा रहे हैं, आपके माध्यम से भी और दूसरे कार्यक्रम के माध्यम से भी। अब की बार निश्चित तौर पर इस प्रकार के इनके राजनीतिक हालात हैं, एक दूसरे के खिलाफ ठीक है, ओमकार जी, है जो प्रदेश अध्यक्ष का जातीय
भेदभाव और जातीय बयानबाजी है, उन सब के दृष्टिगत मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की ठीक जनता है। इनको वक्त बताएगा सर। तंवर जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ओमकार जी, ठीक है, तंवर साहब, तंवर जी आऊंगी सर, वापस लौटती हूँ आपके पास। मेरे ख्याल से आपने सारे सवालों का जवाब दे दिया है ओमकार जी, क्योंकि आप पर भी आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने जातिवाद की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी है, पूर्ववर्ती सरकारों ने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, नौकरियों की बंदरबाट के आरोप हैं। आपका जवाब सर। मुस्कान जी, देश का बच्चा बच्चा जानता है, पर देश का प्रत्येक नागरिक जानता है कि धर्म की राजनीति कौन करता है, जातिवाद की राजनीति कौन करता है, जाट आंदोलन किसके राज्य के दौरान हुआ, कौन सी सरकार थी, कैसे प्रदेश को जलाया इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट के नाम पर, कैसे इन्होंने पंजाबी और अदर वर्सेस किया, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। आज पूरा व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कौन जात पात की राजनीति करता है। ये सिर्फ जात पात नहीं, ये धार्मिक उन्माद भी फैलाना चाहते हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तब आतंकी हमले ज्यादा क्यों हो जाते हैं? कभी पहलगाम, कभी पुलवामा, कभी उरी। और देखिए, ये लोग ये तो पता लगा लेते हैं कि जंतर मंतर पर जैन जी जो बच्चे इकट्ठे हुए थे उनमें कितने अपराधी थे, ये तो इन्होंने निकाल लिया। आज तक ये नहीं निकाल पाए कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था, आतंकवादी पहलगाम में कहां से आए थे। आज तक ये नहीं बता पाए चंदा चोर किसने की, कौन है, किसने चंदा चोरी किया राम मंदिर का। राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले, अरे शर्म आनी चाहिए। चंदा भी खा गई। चंदा तो दान होता है और दान खाने वाले के कीड़े पड़ते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये चंदा खाने का अंजाम क्या होगा। जिस भगवान राम के नाम पर ये सत्ता में आए थे, उसी भगवान राम का चंदा खा गई। और वो भगवान राम ही इनको सत्ता से पदच्युत करेगा, 100% करेगा। और इनको पता लगेगा कि कैसे कीड़े पड़कर इनके अगला जीवन बीतेगा, क्योंकि चंदा खाना एक सबसे बड़ी बुराई है। आज प्रदेश में कौन सा वर्ग सुखी है? प्रत्येक वर्ग पर इसने लाठियां बाज दी। कोई वर्ग अगर है तो मेरे को बता दो। एक सिख वर्ग रह गया था, सिखों पर इन्होंने माला छावनी में लाठियां बाजी। एसपी ने खुद कार्रवाई करी। क्यों? क्या मांग थी सिखों की? सिखों की सिर्फ इतनी सी मांग थी कि जो मंड पंजाब से आया हरियाणा में, यहाँ का माहौल एक व्यक्ति खराब करके जा रहा है, एसपी की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए? क्यों कार्रवाई 8 तारीख की बजाय 15 तारीख तक लटकाई गई? ये सब इनकी कारगुजारी है। लाठियां बांधी पूरे सिख समुदाय के ऊपर। कारण सिर्फ इतना सा, उन्होंने कहा था कि मंड के खिलाफ पर्चा दर्ज करो और उसको गिरफ्तार करो। क्यों नहीं गिरफ्तार किया उसको आज तक? क्या लगता है इनका? ये एसपी साहब का रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। आज प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम पर जो नौकरियों में बंदरबाट हो रही है, ये हमारे पर आरोप लगाते हैं ना। जरा HKRN की लिस्ट सार्वजनिक कर दो, मेरे पास तो है, मैंने RTI में निकलवा रखी है। HKRN में जितने बच्चे भर्ती किए सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बच्चे हैं। क्यों? और HKRN में भर्ती की प्रक्रिया क्या है? आज लाखों बच्चे लाइन में लगे हैं, लाखों, हजारों नहीं कह रहा मैं, लाखों बच्चे लाइन में लगे हैं। उनको कैसे नौकरी मिलेगी? क्या प्रक्रिया है? किसको नौकरी कैसे दे रहे हो? क्या क्राइटेरिया है? कितने नंबर किस चीज के देते हो? किसी को कुछ मालूम। आज HKRN में जितने नौकरी के किए हुए सारे इनके रिश्तेदार हैं। अंबाला की मैंने RTI लगाई, 145 ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती हैं। यहाँ के एनएलवी से पूछो वो ट्यूबवेल ऑपरेटर किस किस के रिश्तेदार हैं, पता लग जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ। HKRN का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। युवाओं का शोषण कर रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम पर। अभी 15 अगस्त को पूरा देश आजादी मना, पूरा देश। हांसी में किसानों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? एक किसान का बेटा, उसकी डेड बॉडी पड़े हुए 15 दिन से ऊपर हो गए, उसका संस्कार नहीं हो पा रहा और ये झंडा फहराने के लिए हांसी में जा रहे हैं। आप कम से कम जाइए, आपका प्रदेश है, लेकिन आप उससे पहले उस स्थान में शांति बहाल कीजिए जिस स्थान में आप जा रहे हो। हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी पगड़ी धारण करके गुरसिख बन के पंजाब में जाते हैं और वहां पे कहते हैं मेरे को यहाँ की सत्ता दे दो, बीजेपी का शासन ला दो,
पंजाब में से अपराधी पाकिस्तान भगा देंगे। अरे अभी हरियाणा में तुम्हारी सत्ता है, हरियाणा ने वोट दिया, क्या जुल्म किया? हरियाणा के अपराधी क्यों नहीं पाकिस्तान भगा सकते? पंजाब में जाके कहते हैं हम पंजाब का नशा खत्म कर देंगे, हरियाणा का नशा क्यों नहीं खत्म करते? जिस हरियाणा में तुम्हारी सरकार है, पंजाब में जाके कहते हैं हम नौकरियां देंगे। अरे हरियाणा वालों को तो दे दो, हरियाणा वालों को तो तुम नौकरी दे नहीं पा रहे। HKRN के माध्यम से उनका शोषण कर रहे हो। आज प्रत्येक वर्ग, चाहे पटवारी हो चाहे अध्यापक हो, जब इनकी भर्ती होती है उसमें से 80% 90% तक बाहरी होती है। पंजाबी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, 10 वैकेंसियां भरी, 10 में से 9 बाहर की। हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, 56 में से 42 नौकरियां बाहर की। जादौन जी भी, ओमकार जी, जादौन जी भी यही कह रहे थे ओमकार जी कि ये जो बैठक भी आज की हुई है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ओमकार जी, कि जिसमें पंजाब चुनाव पर चर्चा हुई है, और आप भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं कि हरियाणा पर फोकस नहीं है सरकार का। संदीप जी देखिए मुस्कान जी, जब विपक्ष सरकार में बिल्कुल नहीं देख रहे, जब इनकी सरकारें थी तो न तो इन्होंने किसानों के लिए कोई कार्य किया। आज जब हमारी सरकार, हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जो 24 फसलों पे MSP देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार आने के बाद पिछले 12 साल में हम लगभग 17,000 करोड़ रुपए, किसान समझदार है, 17,000 करोड़ रुपए किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत हम दे चुके हैं। लेकिन इस चीज से इनको दिक्कत है, क्योंकि इनको पता है कि किसान है, किसान को कोई वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई भावांतर भरपाई नहीं चाहिए। इसके अलावा सिर्फ MSP दे दो। जब इनकी सरकारें थी उस समय बुजुर्गों को 500 रुपए पेंशन मिलती थी। आज हमारी सरकार है, बुजुर्गों को 3200 रुपए पेंशन मिलती है, लेकिन बुजुर्गों को भी बरगलाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बुजुर्गों के खाते में 3200 रुपया जा रहा है, तो बुजुर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसके अलावा युवाओं की जब हम बात करते हैं, पर्ची खर्ची से, भाई भतीजावाद से, क्षेत्रवाद से, परिवारवाद से, ये पैरामीटर लगा के 10 साल में 80,000 नौकरियां देने वाले लोग, आज हमने 12 साल में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी दे दी। तो अब युवाओं के नाम पे भी उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि हरियाणा में बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा मुस्कान जी, मात्र 11% ऐसे युवा हैं जो सिर्फ बाहर से हैं। इसके अलावा 89% युवा है वो हमारे हरियाणा का है। इसी प्रकार से हमने माताओं बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देने का काम किया। तो इन्होंने माताओं बहनों को भी भ्रमित करने की कोशिश की कि नहीं, ये आपको 1 रुपया नहीं देंगे। लेकिन जब माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा जाने लग गया तो इनको फिर दिक्कत हो गई कि माताएं बहनें भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, हर तबका, हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली और मजबूत हुई है पार्टी, आप यही कह रहे हैं। लास्ट कमेंट जल्दी से, समय कम है। तंवर जी आपका एक लाइन में, तंवर जी आपका कमेंट, समय कम है। देखिए मुस्कान जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा में निरंतर संगठन को सुदृढ़ कर रही है। सभी जिला अध्यक्ष को 1 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा हो चुका है, सभी ब्लॉक के अध्यक्ष बन चुके हैं। हरियाणा के प्रभारी श्री संजय दत्त और प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह 3 सफल चरण विधानसभा वाइज बैठकों के कर चुके हैं। 4थे चरण का पूरा हो जाएगा अभी इसी सप्ताह। इसके अलावा अभी किसानों की बात कर रहे थे मेरे भाई, आज बड़ा दुखद विषय है कि भावांतर भरपाई की बात कर रहे हैं। मोदी जी के वायदे के मुताबिक 3+50 स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा के अनुसार चाहिए था, लेकिन जिस तरह से आपका आरोप यही है कि जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है और वर्ग परेशान है और इन्हीं मुद्दों को लेकर अब पहुंचने वाले हैं। समय सर कम है, इतना ही समय था मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो संगठन मजबूती पर अब राजनीतिक दलों का फोकस है, जनता तक अपनी बात किस तरह से पहुंचाते हैं, कितना सफल हो पाते हैं, देखना होगा। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।